वहाँ गए, लेकिन राज तिलक करने के लिए साहू महाराज को बोलते हैं कि मैं अपने ना दाहिने अंगूठे से करूँगा हाथ से, ना बाएँ से, केवल मैं अपने बाएँ पैर के अंगूठे से राज तिलक करूँगा, तभी तुम्हें मान्यता मिलेगी। ऐसा हुआ और वो जब वापस उत्तर प्रदेश आए, तो ब्राह्मण समुदाय के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ग्राम सभा बुलाई। ग्राम सभा में कौन? केवल वहाँ ब्राह्मण ही रहेगा। उन्होंने सवाल किया कि आपने छत्रपति साहू महाराज को राज तिलक यानी राजा बनने का दर्जा क्यों दे के आए? तुमने कहा मेरे बेटियां हैं और उनकी शादी के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी। मैंने ना दाहिने हाथ से ना बाएं हाथ से मैंने राज तिलक नहीं किया, बल्कि पैर के अंगूठे से मैंने, वो भी बाएं पैर से किया। बोले तुमने तो राजा बनने की मान्यता दे दिया ना, इसलिए तुम्हें सामाजिक सजा मिलेगी। और वो व्यक्ति जो राज अभिषेक कराने गया था, पूरे गांव की पंचायत ने मिलकर कत्लेआम कर दिया गया। तो जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं समझने के लिए आया हूँ, ये द्वारका सेक्टर 14 है। समाज में और देश में आज बाबा साहब को, कुछ लोग जो बाबा साहब को पूरा विश्व उनको महान और को विश्व रत्न के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब को लोग तरह तरह करके उपमाएं दे करके उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। संविधान को छोटा बता करके मनुस्मृति की चर्चा हो रही है। तो आज मैं इसी बात को समझने के लिए कुछ हमारे विद्वान साथी हैं, समाज चिंतक हैं, और मैं जो साथ बैठे हैं इनका नाम शोभनाथ, गजेटेड अफसर हैं ये, तो इनसे भी समझूंगा। और हमारे साथ में बगल में मनोवैज्ञानिक हैं, ये लोगों को उनको शिक्षा देते हैं, मानवर प्रभुनाथ सर, इनसे भी समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम सर। आपका तबीयत कैसे है और काम धाम कैसे चल रहा है सर? बस समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसमें देखिए, हाँ समाज सेवा में लगे हुए हैं। सर, आप कब रिटायर हुए हैं सर? आप मैं जनवरी 2020 में रिटायर हुआ था। जी जी सर, मैं आपसे समझने के लिए आया हूँ जी कि जिस तरह से बाबा साहब को आज पूरा देश में उनको मिटाने की साजिश रच रही है, जी तो बाबा साहब का जो विरासत है, जी। तो विश्व में क्या प्रभाव डालता है, क्या कहेंगे? जब इधर इधर किसी महापुरुष के बारे में, बाबा साहब एक महापुरुष ही हैं, जब किसी को हमारे देश में या किसी भी देश में इज्जत नहीं मिलती, तो लोग उसको, विदेश के आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जहाँ इस तरह की छुआछूत की मानसिकता नहीं है, वो लोग जो है हमारी विभूतियों को मान सम्मान देते हैं। यही कारण है कि बाबा साहब विश्व के कई देशों में माने जा रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी विश्व के कई देशों में उनको अपनाया गया है। तो यही मानसिकता हमारी जो है हमारे देश को कमज़ोर कर रही है। सर, उनका जो विरासत है बाबा साहब का, विश्व में क्या प्रभाव डालती है? विश्व में एक समान शिक्षा, सामाजिकता की जो है विरासत जो हमें बाबा साहब ने हमें समझाई है, सबको समान अधिकार देने का, जिसको कि नॉर्थ एरिया के किंग जोंग जो है, वुन किंग जोंग है, उन्होंने भी इस बात को माना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो उनको भारत का एक माने सूर्य ही कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको हर देश ने मान्यता दी है और उनके विद्वता को प्रणाम किया है। जी सर, आपसे भी यही सवाल आपसे भी रहेगा कि बाबा साहब को जो विरासत है, विश्व में क्या प्रभाव डालता है? कि जैसे आज मैं देख रहा हूँ इंडिया में उनकी महत्व को घटाया जा रहा है, उनको छिपाया जा रहा है, तो आप उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात किया है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो विरासत है, उस विरासत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वही लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को सदन में जाने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके डॉक्टर अंबेडकर को रोका गया। लेकिन इसका जस्ट उल्टा विदेशी भूमि में डॉक्टर अंबेडकर की जो विरासत है, वो इतनी बड़ी विरासत है कि जो अंग्रेज थे,
डॉक्टर अम्बेडकर की काबिलियत और डॉक्टर अम्बेडकर के जो दर्शन थे, उस दर्शन को अंग्रेज बहुत अच्छे से समझते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसा एक व्यक्ति हैं, जो भारत देश की तकदीर को बदलेंगे और जो भारत देश में अप्रेस्ड क्लास और डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं, उनकी ये बेड़ियाँ तोड़ करके और पूरे विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर एक नई पहचान बनाने में सफल होंगे। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अंग्रेजों के विचार थे। सर, मैं एक ये समझ रहा हूँ आपसे कि जैसा इंडिया में तो देख रहा है कि उनको जो गुणवत्ता था, उसको छिपाया जा रहा, वो उसको कम दिखाया जा रहा। तो क्या जो विदेश में बाबा साहब को उसी तरह से कम आंका जा रहा है? वर्तमान में जो विदेश के लोग हैं, खासतौर पे अंग्रेज जो कंट्रीज़ रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो या और भी फॉरेन कंट्रीज़ हों, वो इस बात से चिंतित हैं कि भारत देश में इतना बड़ा विद्वान पैदा हुआ और भारत देश में उन्हें जीने जब तक वो जीवित थे, तब भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया गया। उनके मृत्यु पश्चात भी उन्हें चैन से अभी भी डॉक्टर अम्बेडकर को जीने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक दर्शन है। जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन को व्यक्ति समझ जाता है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कायल होता है। क्या जो एक जेलसी है या नफ़रत है, क्या है कि जो बाबा साहब के इतना गुणवान पूरा विश्व में उनका नाम विख्यात है, लेकिन इंडिया में देख रहे हो को किस तरह से वो कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, तो कितना उन्होंने रात-दिन एक करके बनाया, लेकिन कहा जा रहा है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया ही नहीं। देखिए, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि 2 व्यक्ति हैं, एक काबिल व्यक्ति है और एक नकारा व्यक्ति है। जब इन्हें संविधान बनाने का अवसर मिला, इनकी सारी कांग्रेस एंड कंपनी के पास सारे लोग थे, एक टीम थी। तो इनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि ये एक भारत देश का संविधान बनाते। तो महात्मा गांधी विदेश गए और अपनी बात को रखा कि हमें भारत देश का संविधान बनाना है और कोई आदमी मिल नहीं रहा, राजी नहीं हो रहा है। तब वहाँ के अंग्रेजी सत्ता के लोग थे, उन्होंने गांधी को कहा कि ये काम तो बहुत आसान है, आपके देश में इतनी बड़ी ताकत है और उस ताकत का आप उपयोग क्यों नहीं करते हो? तो पूछे कौन? बोले अरे डॉक्टर अम्बेडकर आपकी धरती में पैदा हुआ व्यक्ति, पूरे विश्व पटल में अपनी पहचान है और हम लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं? तो गांधी ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। क्योंकि गांधी के मन में एक बैठा हुआ एक जो जातिवाद का ज़हर था, जातिवाद का ज़हर था, वो ज़हर डस रहा था बार-बार कि मैं एक नीच आदमी को, एक अछूत आदमी को कैसे संविधान लिखने का या संविधान में उसे कैसे हम दर्जा दे सकते हैं। तो ये जो बात है कि विश्व पटल में और भारत देश में ये वही लोग हैं, जो काबिल ना होते हुए भी अपने आप को काबिल बताते रहे और डॉक्टर अम्बेडकर की हर किए हुए कार्य को दबाते रहे। इसलिए 70 सालों, 75 सालों में बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पहले तो इन्होंने साठगांठ अंग्रेजों से किया, फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ये सत्ता अपने हाथ में रखी और बहुजनों को बढ़ने का अधिकार नहीं दिए। वो जानते थे कि इनमें काबिलियत है, किसी काबिल इंसान का कत्ल करना बस उनके हाथ में इतना कह दो कि ये काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। चूँकि उनके पास साधन से संसाधन थी, शिक्षा थी, तो आम लोगों के बीच, आम लोगों का मतलब ये है कि जो बहुजन समाज के लोग थे, एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, माइनॉरिटीज़ के लोग थे, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं या जैन लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन या डॉक्टर अम्बेडकर के समकालीन जो रहे हुए व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने समाज उत्थान में योगदान दिया, उनको विरासत यानी इतिहास से मिटाने का काम किया है। इसलिए भारत देश की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, डॉक्टर अम्बेडकर या उनके साथ समकालीन जो काम करने वाले आदमी थे, उनको दबाने का काम किया है। इसलिए भारत देश में अभी भी जो वर्तमान की सरकार है, डॉक्टर अम्बेडकर की हर दस्तावेज को खत्म करना चाहती है। दीक्षा कहाँ पे हुई है? हमारी शिक्षा दीक्षा आजमगढ़ इधर देखिए कैमरा में। आजमगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हुँ। हमारी शिक्षा दीक्षा आजमगढ़ में ही हुई है। जी। सर, आप जब पढ़ रहे थे, तो उस समय
जातिवाद, छुआ-छूत स्कूल में होता था या आज जो आधुनिक शिक्षा है कॉलेजों में, क्या वहाँ जातिवाद दिखाई देता है बहुत आधुनिक अच्छा शिक्षा में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इधर हमारे देखिए कैमरा जब हम पढ़ते थे, तो शिक्षा में जातिवाद तो भयंकर जातिवाद था कैमरा में देखिए। जातिवाद था, लेकिन जो प्रतिष्ठित अच्छे विद्यार्थी थे, मेधावी छात्र थे, उनके साथ थोड़ा कम होता था। लेकिन जब हम 10वीं के बाद 11th क्लास में 11वीं क्लास में जब हम गए हैं, तो हमें वहाँ बहुत जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। हम क्लास में 32 स्टूडेंट थे, 32 विद्यार्थियों में 4 विद्यार्थी ऐसे थे जो माने पूरे टॉपर में थे, जिसमें मैं था, एक राजनारायण विश्वकर्मा नाम था, एक प्रभाकर देव था और एक महेश प्रजापति था। हम 4 लड़कों में कॉम्पिटिशन था, तो मेरा जो गुरु था, टीचर था, वो कहता था कि सोमनाथ तू यहाँ का टॉपर है, टॉप कर सकता है, लेकिन तू टॉप नहीं कर सकता। तू अगर टॉप भी करना चाहेगा तो तुझे फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि तू जो है शूद्र जाति से है, तू दलित है। इसलिए तुझे चौथी पोजीशन पे ही सब्र करना पड़ेगा। हमें ये बात बहुत चुभी और मैं कई माने दिन तक मैं बहुत रोया हूँ, बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे। तब मुझे जातिवाद का दंश उस दिन डसा और मैंने कसम खाई कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख के आदमी बनूँगा। और जब मैं पढ़ लिख के आगे आया तो पूरे यूपी में फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटेक्निक होता था उस टाइम, कॉम्पिटिशन हुआ ऑल ओवर यूपी में फर्स्ट टाइम। पहले मेरिट पे था, लेकिन फर्स्ट टाइम पूरे यूपी में कॉम्पिटिशन हुआ और मैं पूरे कॉलेज से 10 कॉलेजों में मैं पहला व्यक्ति था जो सेलेक्ट हुआ था। तो क्या आज आधुनिक शिक्षा में जातिवाद है या कि अब वो खत्म हो गया जो आपके हमारे साथ होता था? देश में शिक्षा हो चाहे कहें इधर हर देखिए, जगह, इधर देखिए। हर जगह ये जातिवाद का दंश झेलना पड़ रहा है हमारे विद्यार्थियों को। हमारे जो मेधावी लोग हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जा रहे हैं, उनके साथ भी ये दंश है। वो हर जगह उन्हें दंश खाया जा रहा है। जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे, तब तक ये अंगूठा काटा जाएगा। जिस दिन द्रोणाचार्य की मानसिकता बदलेगी, उसी दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आप मानते हैं कि आज भी आधुनिक शिक्षा जो है, वहाँ भी जातिवाद है? बहुत चरम पे है जातिवाद। तो आप इनका तो उम्र ज़्यादा है, आपका थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो आपका शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई? आप क्या कहेंगे कि आज भी शिक्षा में जातिवाद है या पहले था? देखिए, ये बहुत पेचीदा सवाल है और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत देश में जिस तरह की व्यवस्था अ, गुरुकुल के समय से ही चली आ रही है। क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था थी। उस ब्राह्मणी व्यवस्था में जो एजुकेशन लोग लेते थे दे वर नॉट गिवन द सर्टिफिकेट्स, वर्बली सब कुछ होता था और वो टीचर के ऊपर निर्भर रहता था कि इसे हमें मान्यता देनी है कि नहीं देनी है। हमारे लोग तो गुरुकुल में थे ही नहीं, लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। वो चाहते थे कि इस देश को जब मैं छोड़ के जाऊँ, तो भारत देश में जो बहुजन्स हैं ख़ास तौर पर जो दबे-कुचले लोग हैं, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो सके। आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई पहले ये बताएँ ज़रा? मैं तो मध्य प्रदेश में शिक्षा लिया और तो एक वहाँ जातिवाद था? बहुत चरम सीमा पर जातिवाद ऐसी थी कि यदि आप बेहतर कपड़ा पहन के गए हैं, तो वहाँ ब्राह्मण बड़े आसानी से जूते-चप्पल से मुँह में, पीठ में कहीं भी मार देता था। बाल पकड़ के, सिर झुका करके, पीठ में मुक्के से पिटाई कर देता था कि ये बेहतर कपड़ा क्यों पहन के आए हो? अब तो तो 75 साल हो गए, अब तो जातिवाद नहीं होगा ना कॉलेज में, स्कूल में? देखिए, जातिवाद एक रोग है। जातिवाद एक रोग है और उस रोग में पनप रही जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, वो पहले की तुलना में जातिवाद 100% हो गया है। वो अब दिखावटी वाला जातिवाद कम रहा है कि तू चमार है, तू अछूत है, तू भंगी है, तू कुर्मी है, तू काछी है। तो ये जो डायरेक्ट अटैक पहले होता था, वो नहीं है। अब रूप बदला है। रूप कैसे बदला है? आप बेहतर कपड़ा पहनने लगे हैं, आप आर्गुमेंट करने लगे हैं, उनके प्रति विश्लेषण करने लगे हैं। तो आपका जैसे अभी सर ने एक बात कही कि द्रोणाचार्य जब तक रहेगा, एकलव्य का अंगूठा काटा ही जाएगा और कट भी रहा है। सर एक सवाल है, आपने कहा रहेगा, तो ये वहाँ पर सम्मानजनक बात नहीं कह सकते? नहीं, उसका कारण ये है कि जब तक एकलव्य रहेगा, तो द्रोणाचार्य निश्चित तौर पर अंगूठा काटेगा ही काटेगा। क्यों? क्योंकि वो एक मानसिक रोगी है। इस तरह की जाति व्यवस्था का जो रोग है, जो जातिवाद फैलाने का एक जो बीमारी है, वो
वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाई जा रही है। यदि कोई व्यवस्था परिवर्तन की ब्राह्मण कम्युनिटी में चाहता भी है, तो उसका कत्लेआम कर दिया जाता है। उसका एक उदाहरण है, छत्रपति साहू महाराज का जब राज तिलक किया जाना था कि आज से आप राजा घोषित होंगे, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को बुलाया गया जो गुरु थे। काशी से? हाँ, तो जब वो वहाँ गए, चूँकि उनके यहाँ 14 लड़कियाँ या 7 लड़कियाँ थी या 9 लड़कियाँ थी, तो शादी-ब्याह के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो वहाँ गए, लेकिन राज तिलक करने के लिए साहू महाराज को बोलते हैं कि मैं अपने ना दाहिने अंगूठे से करूँगा हाथ से, ना बाएँ से, केवल मैं अपने बाएँ पैर के अंगूठे से राज तिलक करूँगा, तभी तुम्हें मान्यता मिलेगी। ऐसा हुआ, और वो जब वापस उत्तर प्रदेश आए, तो ब्राह्मण समुदाय के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ग्राम सभा बुलाई। ग्राम सभा में कौन? केवल वहाँ ब्राह्मण ही रहेगा। उन्होंने सवाल किया कि आपने छत्रपति साहू महाराज को राज तिलक यानी राजा बनने का दर्जा क्यों दे के आए? उन्होंने कहा, मेरे बेटियां हैं और उनकी शादी के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी। मैंने ना दाहिने हाथ से न बाएं हाथ से मैंने राज तिलक नहीं किया, बल्कि पैर के अंगूठे से मैंने, वो भी बाएं पैर से किया। बोले, तुमने तो राजा बनने की मान्यता दे दिया ना, इसलिए तुम्हें सामाजिक सजा मिलेगी। और वो व्यक्ति जो राज अभिषेक कराने गया था, पूरे गांव की पंचायत ने मिलकर कत्लेआम कर दिया गया। तो कोई ब्राह्मण यदि व्यवस्था परिवर्तन की बात करता भी है, तो ब्राह्मण उस जाति व्यवस्था को आगे खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये है कि तुम नीच थे, हो और रहोगे, ऐसी मानसिकता है। तो ये मानसिकता एक मानसिक रोगी की मानसिकता होती है। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो काफ़ी उम्र है आपका, जी, आप गाँव में पढ़े हो, तो पहले गुरुकुल की पढ़ाई होती थी। जी। तो उस गुरुकुल में किसके बच्चे जाते थे? और आज मॉडर्न विश्वविद्यालय है, आज किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? ये सदियों से होता आया है हुँ। कि पहले शिक्षित ब्राह्मण ही होते थे, इसीलिए उसको सतयुग कहा गया। जब 2 जाति बढ़ गई, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो उसको द्वापर कहा गया। जब 3 जाति बढ़ गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसको त्रेता कहा गया। और जब इसके बाद सब जातियाँ बढ़ गई, तो उसको कलयुग कहा गया। कलयुग नाम इसलिए दिया गया, उसमें भी ब्राह्मण जो ने अलग शिक्षा का स्थान सर बनाया, वहाँ कोने देखिए ना। अलग गुरुकुल का अपना वो बनाया। तो गुरुकुल में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के ही बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि बनिए भी कुछ पढ़ते थे, लेकिन अदर कास्ट को जगह नहीं थी। जिसके कारण इन लोगों ने पहले बहुत भयंकर जातिवाद था, और इसी वजह से हमारा समाज पढ़ नहीं पाया, दलित ओबीसी नहीं पढ़ पाए। और उसका परिणाम क्या होता था कि उन्हें जो कुछ भी कोई कह देता था, उसी को वो मान लेते थे। और जिसके कारण अगर उन्होंने कह दिया कि भगवान पैदा हुए, उनके 4 हाथ थे, तो लोग समाज मान लेता था कि भाई उनके सचमुच में 4 हाथ पैर रहा। लेकिन जब समाज पढ़ लिख गया, अंग्रेजों की कृपा से, बाबा साहब के आशीर्वाद से, देखिए सर। बाबा साहब के योगदान से समाज जब दलित ओबीसी और एससी एसटी सब लोग पढ़ गए, तो उनको ये लगा कि अब तो ये ज़्यादा पढ़ गए, अब ये हमसे अधिकार मांगने लगे हैं, और ये जो है ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, अब ये जागरूक हो गए, तो क्यों न इनको जो है शिक्षा से वंचित किया जाए। इसीलिए अभी ताज़ा-ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश सरकार का आपके सामने कि 27,000 शराब के ठेके खोले गए और 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी है, और शुरू भी हो चुका है। सर मेरा सवाल का उत्तर नहीं दिए आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि पहले गुरुकुल में आप बताया कि 3 समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चे पढ़ते थे। जी। लेकिन आज जो विश्वविद्यालय है, हाँ। उनमें कौन बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए? उसमें समस्त जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर जाति के बच्चे पढ़ लिख के देश में भी, विदेश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत से चर्चा बीच-बीच में आ जाता है कि पहले गुरुकुल परंपरा थी, नहीं, नहीं। गुरु और शिष्य की बात नहीं, परंपरा नहीं। थी, तो लोग कदर करते थे। नहीं, आज गुरुकुल होता है, तो ये जो बच्चे नहीं। आज हमारा औरत नहीं होते हैं। आज अगर गुरुकुल होता तो समाज उसी कुरीतियों में ही उलझा होता, और समाज आज तरक्की नहीं करता, न भारत इतना उन्नत होता। आज इसी वजह से महिलाओं को भी पढ़ने का मौका मिला, दलित और अशिक्षित वंचित लोगों को भी मौका मिला, जिससे समाज बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। आज महिला पायलट है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और दलित भी प्रधानमंत्री को छोड़ के हर पोस्ट पे विराजमान है। और आज भारत का मुख्य न्यायाधीश भी आज दलित समुदाय से दूसरी बार चुना गया है, जो कि अपने अच्छे काम के लिए रात-दिन जाना जा रहा है। इसकी सराहना हम करते हैं। जी। साथियों, मैं आज इस टॉपिक पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले होता था, अब जात-पात नहीं होता। तो इसके खुलासा करने के लिए हमारे दोनों विद्वान हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे समझने के लिए आया हूँ कि आखिर इनका क्या मानना है। सर आप जो आपका क्या मानना है, इनका जो कहना है कि पहले गुरुकुल में जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चे जाते थे, लेकिन आज जो विश्वविद्यालय है कि जो बाबा साहब का संविधान काम कर रहा है, तो सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, ये संविधान का ही अधिकार है कि ज़ुबान जो बंद थी,
वो ज़ुबान खुली है, वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत है, जिसकी वजह से भारत देश में अंग्रेज़ों के जाने के बाद बहुतायत मात्रा में विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, विद्यालयों में बहुजन समाज के लड़के-लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिला। अवसर तो मिला, लेकिन द्रोणाचार मौजूद रहा निरंतर। तो उन्हें कि ठीक है, पढ़ रहे हो, पढ़ो, लेकिन तुम्हें वो ऊँचा दर्जा नहीं मिलेगा। उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं, प्रेज़ेंटेशन के नंबर कम दिए जाते हैं। मतलब उन्हें हीन दिखाने के लिए, उन्हें भिखमंगापन दिखाने के लिए आज भी द्रोणाचार भारत देश के प्रत्येक सरकारी संस्थानों में और प्रत्येक प्राइवेट संस्थानों में द्रोणाचार आज भी मौजूद है, जिसकी बदौलत अब ये एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, अक्सर आप सुनते हैं कि अपर क्लास के लोग, सो कॉल्ड अपर क्लास मीन्स द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनका ये कहना है कि ये मेरिट में तो आ ही नहीं सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने, आपकी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, आपने क्या समान अवसर दिया? नहीं दिया। उन समान अवसर में आपने भेदभाव किया। वर्तमान जो नई शिक्षा नीति आई है, पहले तो वो नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट चलती थी, सीबीएसई चलती थी। अब आजकल आईसीएसई आ गया है। तो 3 प्रकार का एजुकेशन सिस्टम भारत देश में व्यवसायियों ने निर्मित कर लिया है कि तुम पहले भी नीच थे, आज भी हो और रहोगे। ऐसा एक परकोटा लगा दिया गया है, दीवार खड़ी कर दी गई है कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो। जानबूझ के ऐसा किया जाता, फिर ये कहा जाता है कि तुम मेरिट में आ ही नहीं सकते हो, तुम डिमेरिट वाले लोग हो। कहने का मतलब ये है कि एक लड़का मसूरी में पढ़ रहा है, एक लड़का पढ़ रहा है मतलब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, एक लड़का लंदन अमेरिका में पढ़ रहा है, ठीक? और गरीब का बच्चा जहाँ दलिया मिल रही है, भीखमंगों की तरह खाना दिया जा रहा है, उन्हें अपंग बनाया जा रहा है। लड़का 12वीं किसी तरह पास हो जाता है, ठीक है, कृपांक में, तो वो इंग्लिश मीडियम जो बच्चा पढ़ा है उसका मुकाबला कैसे करेगा? रेयरली, बहुत ही पूरी दुनिया में एक आदमी कोई निकल गया, तो एक आदमी के मत्थे होता है। सर जी, मैं जानना चाहूँ कि आज बड़े-बड़े डिग्रीधारी हैं, तो क्या वो डिग्रीधारियों के अंदर भी जातिवाद है? देखिए, इसमें दिखाने के लिए तो ज़रूर कहते हैं कि हम कास्टिस्ट नहीं हैं। एक चीज़ मैंने देखा है कि क्षत्रिय समाज में, मैं जिनके अंडर में पीएचडी किया, मैं एक एक दुखद घटना आपको बता रहा हूँ। जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तो उस दौरान मेरा एरिया था, मैं साइको एनालिसिस में, साइकोलॉजी का एक एरिया है साइको एनालिसिस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अशोक नागपाल, तो ही इज़ बिलॉन्ग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी फ्रॉम ही बेसिकली ही इज़ फ्रॉम कलकत्ता। तो मेरा टेलीफ़ोनिक संवाद 1 साल चला, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज़ व्यक्ति थे, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइको एनालिसिस में उनका अच्छा काम था। और ये बहुत गहरा विषय था और है भी। तो मेरा उनका टेलीफ़ोनिक संवाद हुआ और उनने एक्सेप्ट किया कि ओके, नाउ आई एम रेडी टू मेक योर सुपरवाइज़र, कि मैं सुपरवाइज़र बनूँगा आपका और आप आ जाओ। मैं आया दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया, लाइब्रेरी के लिए अलाउ भी किया कि आप जाओ और ढूँढो अपना रिसर्च पेपर कैसे काम करना है। आई वाज़ वर्किंग विद द 6 आवर से सॉरी 6 मंथ्स, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उनको डाउट था कि ही इज़ बिलॉन्ग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ही इज़ बिलॉन्ग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, तो उन्होंने कहा मैं आपको पीएचडी नहीं करा सकता। उनको लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि एक प्रोफ़ेसर एक सेमिनार में मिले थे और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, बेसिकली क्षत्रिय समाज के हैं वो, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भारत देश में काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते थे। मैं उनके पास गया और सारी आप बीती बताया, तो बोले कोई बात नहीं, देश जातिवादी हो सकता है, आप मेरे पास आए हो, हमारे हम तो बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को मानते हैं और सिद्धांत को मानते हैं, अनुशासन को मानते हैं। तो उन्होंने मुझे पीएचडी करने के लिए अलाउ किया और 5 साल तक मैं पीएचडी किया। मुझसे उन्होंने 1 दिन का भी कोई डिमांड नहीं किया।
तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणी व्यवस्था से वो भी पीड़ित थे। सागर विश्वविद्यालय में ब्राह्मणी व्यवस्था से वो भी पीड़ित थे क्योंकि ऑनेस्ट आदमी थे। कोई घूस नहीं लेते थे, फ्री में काम करते थे, अनुशासन वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने मुझे पीएचडी कराया, काम सिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो गुरुकुल का समय रहा हो, चाहे मिड टाइम रहा हो या आधुनिक समय रहा हो, वो व्यवस्था जो जातिवादी व्यवस्था है, आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, आपके मार्क्स काट दिए जाएँगे। अभी मैं ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एमपीपीएससी के थ्रू परीक्षा हुई। 17 में हुई थी, उसमें इंटरव्यू मेथड नहीं था, तो एससी, एसटी ओबीसी के स्टूडेंट बहुतायत मात्रा में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बने। तब आरएसएस को लगा, बीजेपी को लगा, अरे! ये तो कॉलेज में पहुँच गए, ये तरीका ठीक हमने नहीं अपनाया, इससे बड़ा घात होगा। ठीक है सर, पहले समाज अनपढ़ था, लेकिन अब क्या बड़े-बड़े डिग्रीधारी जब आ गए हैं, तो क्या वहाँ भी जातवाद आपको नज़र आता है? चरम पे है, जातिवाद तो बिल्कुल चरम पे है और इतना ज़्यादा चरम पे है जैसे सर ने बोला कि ये जो है जब इनको लग रहा है तो ये तरह-तरह के हथकंडे अपनाना शुरू किए हैं। पहले ये वाइवा से मारते थे, अब वाइवा से साक्षात्कार में जब ये देखे कि अब यहाँ भी ये निकल जा रहे हैं, तो इन्होंने एक नया तरीका छेड़ दिया है लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री से जो यूपीएससी से हमारे दलित ओबीसी के बच्चे जा रहे थे, उन पे रुकाव हो गया। अब वो नहीं जा सकते और टोटली बच्चे सवर्ण जो है भर्ती किए जा रहे हैं और इससे जो है हमारे दलित और ओबीसी एससी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, मैं आपके ये आगे सवाल इसी में जोड़ रहा हूँ, क्या अब तो समाज शिक्षित हो गया है, जी। तो सोच में बदलाव आया? नहीं, समाज में मैं समझता हूँ कि उतना बदलाव नहीं है जितना कि होना चाहिए। कह रहा हूँ कि आज समाज शिक्षित हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मॉडर्न शिक्षा आ रहा है, तो क्या आज भी सोच में बदलाव आया कि वैसे ही पुरानी परंपरा चल रही है? नहीं, सोच में तो बदलाव बहुत कुछ आया है, लेकिन महापुरुषों का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आधुनिक युग में उसके 2 कारण हैं। एक तो एक पक्ष वो है, जो पूरी तरह से विद्वान की श्रेणी में आता है, वो अपनी तरह से काम कर रहा है। एक वो है कि जो पुराने समय में भी अपना काम साधने के लिए समाज के साथ धोखाधड़ी करता आ रहा है। बीच की जो पीढ़ी रही है, क्योंकि वो तकलीफ वाली पीढ़ी रही है, दर्द वाली पीढ़ी रही है, तो उन्हें यह एहसास था समाज के लोगों में जो एक आंदोलन का एक हिस्सा पनपा, तो भाई आप भी पीड़ित, हम भी पीड़ित, तुम भी पीड़ित, समाज भी पीड़ित। तो जो पीड़ित लोग थे, जो कष्ट में जीवन यापन कर रहे थे, उनमें क्रांतिकारी चेतना आई, बदलाव आया। आज उन्हीं बदलाव की वजह से उन्हीं जो मध्य युग वाले लोग थे, आज से 30-40 साल वाले लोग, पहले के जो लोग थे, उन्होंने बदलाव किया। लेकिन आज आधुनिक युग में कई तरह की समस्याएँ पैदा हो गई हैं। जैसे पुराने समय में आपसे सारी चीज़ें छीन ली गई थी, वैसे आज हो रहा है। आपका पद छीना जा रहा है, आपका पोस्ट छीना जा रहा है, आपको इंटरव्यू में फ़ेल किया जा रहा है। अगर आप गेज़ेटेड ऑफ़िसर हो, तो आपको किसी जुर्म में फँसा करके आपको काबिल से बेकाबिल बनाया जा रहा है। बदलाव तो आ रहा है, विद्रोह भी हो रहा है। जैसे उदाहरण है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी भारत के संविधान में अनुसूची 5 का ज़िक्र किया है कि जल, जंगल, ज़मीन जो है आदिवासियों के संरक्षण के लिए बनाई गई है, उनकी बिना इजाज़त के आप नहीं जा सकते हो। वो जो आदिवासी ग्राम सभा में अपनी बातों को रखेंगे, तो आप बिना इजाज़त के नहीं जा सकते, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। आज आप देखिए पूरे भारत देश में आदिवासियों का कत्लेआम किया जा रहा है, जुर्म ढाया जा रहा है, जंगलों से उनको भगा करके उनके घर बेघर किए जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, उनका मर्डर अघोषित किया जा रहा है, उन्हें ज़मीन में दफनाया जा रहा है। लेकिन खबर नहीं बन पा रही है सर। खबर ना बनने के पीछे फिर हम उसी घटना को पीछे ले जा रहे हैं, कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर सदन में जाना चाहते थे कि समाज का उत्थान हो, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने डॉक्टर अंबेडकर को रोका। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर किसी तरह से पश्चिम बंगाल से उन्होंने चुनाव जीता, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे मिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल। उन्होंने बोला कि बाबा साहब आप अंदर रहो, हम बाहर रहेंगे, हम बाहर से मदद करेंगे। लेकिन बाबा साहब को चुनाव जब मुंबई से नहीं जीतने दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जोगिंदर नाथ तुम ही अंदर रहो, मैं बाहर से लड़ूँगा। वो बोले नहीं, नहीं बाबा साहब, आप अंदर रहोगे, हम बाहर रहेंगे, आप अंदर से लड़ाई लड़ोगे, हम बाहर से लड़ाई लड़ेंगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत के गए सदन में, तो गांधी ने एक बात रखी
कि मेरे पास ऐसी चाबी है, उस चाबी को जब मैं दबाऊँगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर जीत के आ भी गया है, तो क्या कर लेगा? तो कांग्रेस के और जो लोग थे, उन्होंने कहा, "कौन-सी चाबी है?" बोले, "कोई बात नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर जीत के आया है, तो जीत के आने दो। जिस खु सीट से जीत के आए हैं खुलना जालौर सीट से, उसको मैं पाकिस्तान में कर दूँगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या करेगा?" तो कहने का मतलब ये है कि ये जो घटनाएँ हैं, जो घटित हो रही हैं, आप कुछ भी करो लेकिन आपको जो एक मिलना चाहिए जगह, आजकल एक बड़ा ट्रेंड में चला, मैं इसका तो विरोध करता हूँ। दलित, 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 दलित। कौन दलित? कहाँ का दलित? क्या आप भिखमंगे हो? क्या आप कौरहा हो? क्या आप भीख माँगने के लिए पैदा हुए हो? तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हारी एक पहचान है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अप्रेस्ड क्लास बोला है, डिप्रेस्ड क्लास बोला है, दलित नहीं बोला। इसको कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, एक व्यक्ति है, जैसे मुर्मू को आप ले लीजिए। एक एक व्यक्ति है, वो रही बातचीत साथियों में आपसे ये जो चर्चा किया है इसलिए किया कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं उसको समझने के लिए हमारे दोनों विद्वान साथी हैं इनसे बातचीत किया और आपका जो सवाल था वो सवाल सारे के सवाल इन सभी से लिया और उत्तर इन्होंने बखूबी दिया है और तार्किक उत्तर दिया है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और आपसे विशेष निवेदन है कि मेरा जो काम का फल है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें यही आपसे मैं एक आर्थिक रूप में समझ लीजिए सामाजिक रूप समय आप हमारी मदद करें मैं मेवालाल बहुजन समय दिल्ली आप सभी से हमारी गुजारिश है कि बहुजन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यही लोग समाज के सच्चे प्रहरी हैं और इनका सहयोग करें। जी धन्यवाद। आप भी दो सब सबसे पहले तो बहुजन समय को चैनल को बहुत-बहुत बधाई और इस संक्रमण काल में, कठिन दौर में आप पत्रकार के रूप में सही लोगों तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपको पूरे समाज की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है और आपको सैल्यूट है कि बहुजन समाज के काम को और अच्छे से आप बढ़ाएँ और सच बात कहने के लिए, बताने के लिए समाज तक ये सूचनाएँ समय पर आप देते रहें। इसके लिए मैं भारत देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो आर्थिक रूप से मदद भी करें ताकि चैनल के काम को और बेहतर से बेहतर बढ़ाया जा सके और इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि आप इस कारवां को निरंतर जारी रखें और आगे बढ़ाते रहें।